हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 6 को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और आज के कुछ महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि जो आरटीई 2009 है, आरटीई 2009 की बात हो रही है, में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, इसको सरल भाषा में समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए आरटीई 2009 के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 30, अगला है 40, अगला है 45, अगला है 50। तो दोस्तों, आप लोग याद रखना, आरटीई 2009 में प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक में विद्यार्थियों की और छात्र विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात और छात्र की शिक्षकों की संख्या का अनुपात कितना रखा गया है, तो 40, यानी कि 1:40। 1:40 का क्या मतलब है कि यहाँ पे 40 बच्चे होंगे और 40 बच्चों पे एक शिक्षक, 40 बच्चों पे एक शिक्षक। ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है दोस्तों, 1 से 5 तक की, आप लोग याद रखना। और अगर दोस्तों बात कर ली जाए 6 से 8 तक, तो वहाँ कितना होता है, वहाँ 35 बच्चों पे एक शिक्षक की बात कही गई है आरटीई 2009 में। तो दोस्तों, यहाँ प्राथमिक स्तर में एक टीचर पे कितने बच्चे होने चाहिए, 40 बच्चे होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मापन मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ के टुकड़े या बर्फ की चट्टान के समान है जिसका अधिकांश भाग तो छिपा रहता है एवं उनके चेतन के 3 स्तर होते हैं। ये किस सिद्धांत में बताया गया है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। दोस्तों, सभी मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी जितने भी आप लोगों के यूपीपीआरटी और यूपी टेट के लिए या सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखी है और दोस्तों आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये किसके सिद्धांत का कहना है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला है गुण सिद्धांत, अगला है प्रकार सिद्धांत, अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अगला है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और अगर बात कर लें कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया है, तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था। इन्होंने चेतन की तीन स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये बताए थे 3 स्तर इन्होंने। और दोस्तों, इन्होंने क्या बोला था कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो बर्फ के टुकड़े के समान होता है जिसका अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है और कुछ परसेंट भाग उसका दिखाई देता है। वहाँ पे उनकी थ्योरी को, ये चीज़ आप लोग वीडियो में जाके देखिए, वहाँ मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसकी सिद्धांत की बात कर लें, ये दिया किसके द्वारा गया है, तो दिया गया है ये सिगमंड फ्रायड द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। खिलौने की आयु किसको कहा जाता है, देखेंगे पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, या अगला है उत्तर बाल्यावस्था को, अगला है शैशवावस्था को, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग याद रखना, खिलौने की एज जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी होता है। कौन कौन सी, श्रवण दृश्य विधियां और चिन्ह भाषा, ये दो चीजें, ये दो विधियां
किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ बतानी है। पहला है प्रतिभाशाली, अगला है मंदित श्रवण वाले, अगला है पिछड़ा बालक, अगला है समस्यात्मक बालक। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दस विधियां ये मंदित श्रवण दोष वाले जो बालक होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसिलक्ष्य या शाही धब्बे होते हैं? मतलब किस परीक्षण के अंतर्गत 10 स्याही धब्बे होते हैं? पहला है रोरसा परीक्षण, अगला है 10 पीएफ परीक्षण, अगला है ईपीक्यू, अगला है एमएमपीआई। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ बतानी है कि किस परीक्षण के अंतर्गत 10 स्याही धब्बे होते हैं। तो दोस्तों आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी सब लोग करके आ रहे हैं। तो 10 स्याही धब्बे किसमें होते हैं? स्याही धब्बे किसमें होते हैं दोस्तों? ये रोरसा परीक्षण, ये हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण होता है। आप लोग याद रखिए कि हरमन और रोरसा का कौन सा परीक्षण होता है? स्याही धब्बा परीक्षण। और दोस्तों इसमें अगर स्याही धब्बों की बात कर ली जाए तो उसमें कितने स्याही धब्बे होते हैं? तो 10 स्याही धब्बे होते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? यहां पे सर्वप्रथम बात हो रही है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है एसकी वरल, अगला है स्पीयरमैन, अगला है हॉल्स, अगला है विलियम वुंड। तो दोस्तों सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंड द्वारा स्थापित की गई, आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, अगला है जेम्स ड्रेवर, अगला है हॉल्स, अगला है वेल्स। तो दोस्तों द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिद्धांतों की क्लासें मैंने दोस्तों 1 से 2 ली हैं, वहाँ पे मैंने एक एक सिद्धांत आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत दिया गया दोस्तों स्पीयरमैन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। पहला है शारीरिक निःशक्त बच्चों के लिए, अगला है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, अगला है वाचन बाधित बच्चों के लिए, या अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर ब्रेल लिपि के पिता कौन है? तो इसके पिता हैं लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल, ये चीज़ आप लोग दोस्तों याद रखना, लुइस ब्रेल इनके पिता हैं। और इसमें दोस्तों ये किन बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? हम करके सीखते हैं। पहला है डॉक्टर मेस, अगला है योकम, अगला है सिम्पसन, अगला है कोलेसनिक। तो दोस्तों हम करके सीखते हैं, ये चीज़ किसने बोली है? ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिम्पसन। सिम्पसन महोदय जी ने ये बोला है कि ये इनका एक स्टेटमेंट है कि हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ये करके सीखना, ये सिम्पसन ने बोला है, ये सिम्पसन का एक स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथ किस ग्रंथ को कहा जाता है? ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है गल ग्रंथि को, या अगला है उपगल ग्रंथि को, या अगला है उपवृक्क ग्रंथि को, या अगला है पीयूष ग्रंथि को। तो दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से बायोलॉजी पढ़े होंगे। तो दोस्तों ये मास्टर ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ध्यान देना दोस्तों,
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है चेतना, अगला है विकास, अगला है विवृद्धि या अगला है संशोधन। तो दोस्तों मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम ये किस क्रिया का अंग होता है, तो ये विकास का एक अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, यानी कि सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये चीज किससे मतलब जांची जाती है, यंत्र नहीं कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है डेसीमीटर, अगला है डेसीबल, अगला है डेसीपाइन या अगला है डेसीबिंदु। तो दोस्तों डेसीबेल से सुनने की क्षमता की जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डेसीबेल, डेसीबल, बेल नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ध्यान देना दोस्तों कि ऐसी कौन सी अक्षमता है जो केवल जन्मजात होती है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला है दृष्टि दोष, अगला है श्रवण दोष, अगला है बधिर या अगला है मंद बुद्धि। तो दोस्तों कौन सी अक्षमता जो होती है ये जन्मजात होती है, तो आप लोग केवल जन्मजात होती है, मतलब जन्मजात के अलावा ये नहीं हो सकती। तो जो ये मंद बुद्धि होता है ये अक्षमता केवल जन्मजात होती है, बाकी ये दृष्टि दोष, मूक बधिर और श्रवण दोष ये चीज़ें बाद को भी हो सकती हैं। और ये जो मंद बुद्धि अक्षमता होती है ये आमतौर पर देखा गया है ये जन्मजात होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। दोस्तों आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि कौन सी अवस्था बाल विकास के अनुसार सबसे जटिल और कठिन मानी जाती है। तो दोस्तों पिछले ही पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेनले हाल का एक स्टेटमेंट है कि जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष तूफान की अवस्था उन्होंने बताया है किशोरावस्था को। तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करके पूछी गई है कि सबसे जटिल और कठिन अवस्था कौन सी होती है। तो पहला है शैशवावस्था, अगला है किशोरावस्था, अगला है बाल्यावस्था, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। किशोरावस्था को सबसे जटिल एवं कठिन अवस्था बताया गया है मनोविज्ञान के अंदर, आप लोग दोस्तों याद रखना। और स्टेनले हाल का स्टेटमेंट क्या है कि जो किशोरावस्था है ये संघर्ष तूफान की अवस्था है, ये स्टेनले हाल द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इन चारों में से ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, अगला है विकास क्रमबद्ध होता है, अगला है विकास निरंतर होता है, अगला है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों जो विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है ये भी विकास का सिद्धांत है। बाकी ये विकास निरंतर से होता है ये भी विकास का सिद्धांत है। और विकास एक मशीनी प्रक्रिया है ये कोई एक विकास का सिद्धांत नहीं है। और यहाँ नहीं वाली बात ही पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये एक विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला है 1 2 3 4। तो दोस्तों शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं, तो वो होते हैं 3 चर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात कर ली जाए वो 3 चर होते कौन कौन है होते हैं, तो होता है छात्र, शिक्षक, शिक्षक और ग्राही या कह लें पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ये दोस्तों शिक्षण के आधार पर शिक्षण के 3 चर होते हैं, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है। आप लोग इसका भी दोस्तों आंसर जानते होंगे कि मोटिवेशन की व्याख्या जो होती है, अभिप्रेरणा की जो व्याख्या होती है वो मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जा सकती है। ये किसका कहना है? पहला ऑप्शन है मैकडूगल, अगला है कोटलेविन, अगला है फ्रायड या अगला है स्किनर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था
कि मूल प्रवृत्तियों की अगर बात कर लें तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14 और उनके 14 ही संवेग होते हैं। और मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? तो मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता है मैकडूगल। तो ये स्टेटमेंट किसका है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से के आधार पर की जा सकती है? तो ये मैकडूगल का एक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? यानी कि एक यहाँ पे और डिफिनीशन दोस्तों, बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इस पार्ट में है। तो आप लोग दोस्तों इनको कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। क्या है डिफिनीशन देखेंगे एक बार फिर से, कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, अगला है वुडवर्थ, अगला है गैने, अगला है हल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। ये वुडवर्थ की बहुत ही फेमस डिफिनीशन है और यूपी टेट में ये डिफिनीशन पूछी भी जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग याद रखना कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये किसने बोला है? ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट एक है, यानी कि वुडवर्थ की डिफिनीशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो स्मिथ की शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया है उसमें इन्होंने कार्यवाहक किसको माना है? पहला ऑप्शन है अभिभावक को, अगला है शिक्षक को, अगला है शिक्षार्थी को, या अगला है पाठ्यक्रम को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को। इन्होंने अपनी त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक, यानी कि कार्यवाहक कार्य करने वाला, कार्य कौन कर रहा है? तो शिक्षक को इन्होंने कार्यवाहक माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज के पार्ट का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम 3 चर जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताए, कौन कौन? छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों जो ये पाठ्यक्रम है ये निम्नलिखित शिक्षण में कौन से चर के अंतर्गत आता है? किसमें आता है? पहला है आश्रित चर, अगला है मध्यस्थ चर, अगला है स्वतंत्र चर, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता है वो मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग दोस्तों याद रखना, जो पाठ्यक्रम होता है ये मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है। और अगर छात्र की बात कर लें, जैसे 3 चर मैंने आप लोगों को बताए थे, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम हो जाता है मध्यस्थ चर के अंतर्गत। और आश्रित चर, आश्रित यानी कि जो आश्रित चर कौन होता है? वो होता है छात्र, आप लोग दोस्तों याद रखना। और जो स्वतंत्र चर कौन होता है? बचा हुआ ये शिक्षक। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है, और जो छात्र होता है ये आश्रित चर होता है। ये चीज आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट कह लें, या बाल मनोविज्ञान के एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी अपनी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें और एक नौकरी पाएं। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले पार्ट के साथ और कुछ अन्य बाल मनोविज्ञान के फैक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।